Hello students, welcome to our YouTube channel History with Sonu sir। इसका महत्व। विद्वानों का मानना है कि दुर्ग क्षेत्र में इस तरह की विशिष्ट और भव्य संरचना का होना यह दर्शाता है कि इसका प्रयोग साधारण स्नान के लिए नहीं बल्कि किसी विशिष्ट अनुष्ठान, स्नान या धार्मिक उत्सव के लिए किया जाता था। आप यहाँ पे जो है उन शहरों के पिक्चर को देख सकते हैं जहाँ पे आपको विशाल स्नानागार और बहुत सी चीज़ें जो है आपको इस नक्शा में देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं घरों में सीढ़ियों का निर्माण कैसे हो रहा है, प्रत्येक घर में जो है विशाल स्नानागार कैसे बना हुआ है और कुआँ वगैरह जो है वो कैसे किस अवस्था में आप लोगों को जो है यहाँ पे मिलता है। ये तमाम चीज़ें इस नक्शा के माध्यम से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पे आपको स्तूप क्षेत्र देखने को मिल जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि आपको नक्शा के माध्यम से बताया जा रहा है। अगर हम सामाजिक भिन्नताओं का अगर अवलोकन करें तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या, समाधान, मृतकों को दफनाने की विधि। अब मृतकों को किस ढंग से दफनाया जाता था? तो अगर हम देखें तो पुरातत्वविद कब्रों का अध्ययन करके समाज के अमीर गरीब होने का पता लगाते थे। जैसे में मृतकों को दफनाने के तरीके। अधिकांशतः मृतकों को गर्तों अर्थात गड्ढे में दफनाया जाता था। कुछ गतों की सतह पर ईंटों की चिनाई मिलती है जो संभवतः समाज के उच्च वर्ग या संपन्न लोगों की ओर संकेत करती है। अगर दफनाई गई वस्तुओं को अगर हम देखें तो उसमें पाएंगे क्या, कब्रों में मृदभांड अर्थात मिट्टी के बर्तन। आप एक चीज याद रखिएगा, मिट्टी के बर्तन को मृदभांड कहा जाता है। तो कब्रों में मृदभांड और आभूषण मिले हैं। यह दर्शाता है कि हड़प्पा वासी मृत्योपरांत अर्थात जीवन के बाद विश्वास करते हैं। मतलब इनको ऐसा लगता है जो जीवन के बाद भी जो है वो जीवन है, तो वो इस पे ट्रस्ट करते हैं। और ये चीजें हम बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये तमाम धर्मों में भी हम देखते हैं। अगर हम आभूषण की बात करें तो स्त्री और पुरुष दोनों के साथ आभूषण मिले हैं। एक पुरुष की खोपड़ी के पास शंख के छल्ले और जैस्पर के मनके मिले थे। तो ये दर्शाते हैं कि उस कालखंड में स्त्री और पुरुष दोनों आभूषणों का इस्तेमाल करते थे। तांबे के दर्पण की अगर हम बात करें तो कुछ कब्रों में तांबे के दर्पण भी मिले हैं। मिस्र से तुलना अगर की जाए तो मिस्र के पिरामिडों के विपरीत यहाँ भारी मात्रा में सोना चांदी दफनाया जाता था। हड़प्पावासी मृतकों के साथ बहुत कीमती वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं रखते थे। अगर हम विलासता की वस्तुओं की खोज की बात करें, विलासता का अर्थ होता है हमारे अ, जो रहन सहन है, जो खान पान है, जो तरीका है, मतलब हमें जो सुख सुविधा प्रदान की जाती है ना, वही विलासता की वस्तु है जो हमारे सुख सुविधा के लिए इस्तेमाल की जाए। तो अगर हम विलासता की वस्तुओं की खोजों की अगर हम बात करें तो हम पाएंगे क्या, पुरातत्वविद पुरा वस्तुओं को दो श्रेणियों में बांटते हैं। जैसे एक हो गया उपयोगी वस्तु। अब उपयोगी वस्तु में तो रोजमर्रा के कामों में आने वाली चीजें होंगी, तो इसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। ये रोजमर्रा के काम में आने वाले चीजें थी जो पत्थर या मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से आसानी से बन जाती थी। जैसे चक्कियाँ, सुइयाँ, झावा और मिट्टी के बर्तन। ये वस्तुएं पूरी बस्ती में हर जगह मिलती थी। तो ये जो वस्तुएं देख रहे हैं आप, ये लगभग उस टाइम पीरियड में उन तमाम बस्तियों में बड़ी ही आसानी से मिल जाती थी और लोग इसका इस्तेमाल बहुत ही बड़े पैमाने पे करते थे। अगर हम
जो पिक यहाँ पे दिया हुआ है, जो पिक्चर, अगर इस पे बात करें तो ये मिट्टी से बनी पुरावस्तुएं हैं, अर्थात मृदभांड। इनमें से कई पुरावस्तुएं दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय या लोथल के स्थानीय संग्रहालय में देखी जा सकती है। अगर हम लोथल की बात करें तो गुजरात की बात हो रही है ना? तो यहाँ गुजरात की बात होगी। और ये जो भी आप वस्तुएं देख रहे हैं, ये उस टाइम पीरियड में मिट्टी से बनाए गए थे। और आप देख सकते हैं इसमें किस तरह से जो है इस तमाम वस्तुओं में जो है वो नक्काशी की गई है, डिजाइन बनाया गया है। तो उस समय भी जो है आर्ट और कला बहुत ही उन्नत अवस्था में पहुंच गया था। अब एक आगे जो मेरे पास पिक्चर है, ये आप देखेंगे तो ये तांबे और कांसे के बर्तन हैं। तो आप इस बर्तनों के आकार और डिजाइन को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं जो किस अवस्था में वहाँ की जो रहन सहन, जो खान पान, जो शैली, जो यूज करने की जो वस्तुएं थी, वो भी काफी उत्तम अवस्था की थी। अगर हम विलास की वस्तुएं की बात करें तो ये दुर्लभ या महंगी वस्तुओं को माना जाता था, जो स्थानीय स्तर पर उपलब्ध नहीं थी या जिन्हें बनाने के तकनीक जटिल थे। आप यहाँ पे देख रहे हैं एक तांबे का दर्पण, जो कि लोग अपना चेहरा देखने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। तो ये सभी काफ़ी दुर्लभ वस्तुएं हैं, जो कि बहुत ही कठिनाई और जटिलता से बनाई जाती थी। इसको बनाने में भी काफ़ी वक्त लगता था। अगर हम फैंस की बात करें तो ये घिसी हुई रेत, रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ है। इसके छोटे पात्र बहुत कीमती माने जाते थे क्योंकि इन्हें बनाना कठिन था। इनका उपयोग संभवतः सुगंधित तेल या इत्र में रखने के लिए होता था। तो आप जो है यहाँ पे फैंस के जो है बने हुए बर्तन को बड़ी ही आसानी से देख सकते हैं इस पिक के माध्यम से। वितरण का अंतर। बड़ी बस्तियां अर्थात मोहनजोदारो और हड़प्पा। तो अगर बड़ी बस्तियां की बात होगी तो मोहनजोदारो और हड़प्पा की बात होगी, क्योंकि बड़ी बस्तियां यहीं पे मिलती हैं। दुर्लभ और महंगी वस्तुएं जैसे फ्यांस के पात्र और सोना के मुख्य रूप से इन्हीं बड़े शहरों में केंद्रित थी। अगर हम छोटी बस्तियां की बात करें तो बात होगी कालीबंगन की। यहाँ ऐसी महंगी वस्तुएं लगभग 9 के बराबर मिली है। सोना भी अत्यंत दुर्लभ था और संचय के रूप में प्राप्त हुआ है। अगर एक रोचक दुविधा की बात करें तो पुरातत्वविदों के लिए वर्गीकरण तब कठिन हो जाता है जब तकलियां जैसे रोजमर्रा के उपकरण फैंक्स जैसे दुर्लभ पदार्थों से बने मिलते हैं, जिसे उपयोगी माना जाए या विलासिता की वस्तु, यह आज भी एक बहस का विषय है। शिल्प उत्पादन के प्रमुख केंद्र, तो इसमें चानहुद्रो की बात होगी, नागेश्वर और बालाकोट की बात होगी, लोथल और धोलावीरा की बात होगी। तो इन तमाम शहरों की बात होगी। तो एक एक करके इन शहरों के बारे में हम विस्तार से जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं चानहुद्रो के बारे में। यह मात्र 7 हेक्टेयर की बस्ती थी, जो कि उस समय काफी छोटी थी, लेकिन इसका पूरा ध्यान शिल्प कार्यों पर था। यहाँ मनके बनाना, मोहर निर्माण और बाट बनाने जैसे कार्य प्रमुख थे। तो ये बातें हो रही है चानहुद्रो की। अगर हम नागेश्वर और बालाकोट की बात करें तो ये तटीय बस्तियां थी, इसीलिए यहाँ शंख से बनी वस्तुएं जैसे चूड़ियाँ और पच्चीकारी का बड़े पैमाने पर निर्माण होता था।
अगर हम लोथल और धौलावीरा की बात करें, तो यहाँ से छेद करने के लिए विशेष उपकरण प्राप्त हुए हैं, जो मनके बनाने की उन्नत तकनीक को दर्शाते हैं। तो हम इन तमाम शहरों में जो भी कार्य उस समय में चल रहे थे, उन सबों का वर्णन हमने अभी यहाँ पे किया। अब हम बात करते हैं मनकों का निर्माण और विविधता की। तो इसके अंदर हमें पढ़ने को मिलेगा, मनके बनाने में उपयोग की गई सामग्री और तकनीक हड़प्पा वासियों की कुशलता को दर्शाती हैं। जैसे अगर हम सामग्री की बात करें, तो पत्थर की बात तो होना बहुत ही लाजमी है। तो इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, जैसे कार्निलियन, सेलखड़ी, जैस्पर। और अगर हम धातु की बात करें, तो इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा सोना, तांबा, कांसा। अगर हम मिट्टी की बात करें, तो पक्की मिट्टी और फ्यांस। तो ये सामग्रियां थी। अगर हम सेलखड़ी की बात करें, तो यह बहुत मूल्यवान पत्थर था, जिसे चूर्ण के लेप को सांचे में डालकर सूक्ष्म और जटिल आकार के मनके बनाए जाते थे। रंग और फिनिशिंग की अगर हम बात करें, तो हम पाएंगे क्या, कार्निलियल का सुंदर लाल रंग पीले कच्चे माल को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। तो हमें सामग्री के रूप में पत्थर, धातु और मिट्टी के जो उपकरण देखने को मिलते हैं। हम सेल खड़ी की बात करें, तो ये मुलायम पत्थर की यहाँ पे बात होगी। अगर हम रंग की बात करें, तो कार्निलियन से जो है ना, सुंदर लाल और पीले रंग भी जो है प्राप्त किए जाते थे आग में पकाकर। तो ये, अब आप अंदाजा लगाकर देखिए, ये जो सभ्यता है, ये कितने उन्नत अवस्था में उस टाइम पीरियड तक ये पहुंच गया होगा, जिस सभ्यतावासियों को तमाम चीज़ों को न कि बनाने में, बल्कि एक एक छोटी छोटी बारीकियों को भी ढंग से बनाने में महारत हासिल हो गई थी। यहाँ हमने कुछ पिक लिया है। इस पिक्चर के माध्यम से हम कुछ समझने का प्रयास करेंगे। जैसे औजार और मनके। तो हमारे सामने जो ये पिक दिख रहा है, ये एक औजार है और ये हमारा मनका है। तो इस पिक के माध्यम से भी आप देख सकते हैं जो क्या फिनिशिंग और डिजाइनिंग रहा होगा उस अवस्था में। अभी तो ये वस्तुएं मिलना भी बड़ा ही दुर्लभ सी बात है, और ये वस्तुएं आपको सिर्फ अभी संग्रहालय में ही देखने को मिल सकते हैं। उत्पादन केंद्रों की पहचान कैसे होती है? अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, जो हम इसकी पहचान करें तो कैसे करें? तो पुरातत्वविद जो हैं, किसी स्थान को शिल्प केंद्र घोषित करने के लिए इन साक्ष्यों को देखते हैं। क्योंकि ऐसे ही तो नहीं हम किसी चीज़ों को जो है वो शिल्प केंद्र घोषित कर दें, क्योंकि उसके लिए भी तो कुछ जो है मापदंड, कुछ पैमाना होना चाहिए, जिस आधार पे हम ये डिसाइड कर सके जो हाँ, ये शिल्प केंद्र है या नहीं है। तो हम इसके लिए कुछ पैमानों की बात करेंगे, जैसे कच्चा माल, औजार, कूड़ा करकट। तो इन तीन चीज़ों के माध्यम से हम डिसाइड करेंगे वो शिल्प केंद्र था या नहीं था। अगर हम एक एक को जानने का प्रयास करें, तो हम बात करेंगे कच्चा माल। तो इसमें बात होगी पत्थर के पिंड, तांबा, अयस्क और पूरे शंख की बात होगी। अगर हम औजार की बात करें, तो छेद करने के लिए ड्रिल और काटने के उपकरण होने चाहिए। कूड़ा करकट की अगर हम बात करें, जिसको वेस्ट मटेरियल्स बोलते हैं, वेस्ट मटेरियल्स की अगर हम बात करें, तो यह सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य है, जहां पत्थरों और शंखों के छोटे छोटे टुकड़े जो है बड़ी मात्रा में मिलते हैं। यही वास्तविक उत्पादन होते हैं। अब आप सोच कर देखिए, जहां कच्चा माल ना हो, तो वहां से कोई भी उपकरण बनाया नहीं जा सकता। तो उत्पादन केंद्र की पहचान के लिए कच्चे मालों का होना अति आवश्यक है। अगर हमें ये पता चल जाए जो हाँ, यहाँ कच्चा माल उपलब्ध है, तो पहला जो है इसका क्राइटेरिया वो पूरा हो जाता है। फिर उसके बाद होगी औजार की।
अब बात होगी औजार की। छेद करने के लिए ड्रिल और काटने के उपकरण, तो ये भी होना अति आवश्यक है। अब हम बात करेंगे कूड़ा करकट की। तो यह सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य है। मान लीजिए अगर मेरे पास ये सभी चीज़ें उपलब्ध नहीं है, तो हम वहाँ पे कैसे बना सकते हैं कोई भी चीज़ या कोई भी साक्ष्य? तो इसको हम तभी, अगर मान लीजिए अगर हम कोई भी चीज़ बना रहे हैं, तो उससे कुछ वेस्ट मटेरियल तो निकलेगा। तो ये सभी तमाम चीज़ें प्रमाण होती हैं, जो वो उत्पादन के केंद्र हैं। अगर हम महत्वपूर्ण सारांश तालिका की बात करें, तो इसमें हमें देखने को मिलेगा केंद्र, मुख्य विशेषता या उत्पादन, स्थान की प्रकृति। अगर हम चानहुद्रू की बात करें, तो यहाँ पे क्या उत्पादन होता था? तो मनके, मोहर, बाट, तो ये तमाम चीज़ें चानहुद्रों में जो है बनाए जाते थे, और ये पूर्णतः शिल्प केंद्र थे। तो पूर्णतः शिल्प केंद्र यहाँ लिखने का तात्पर्य ये है, जो चानहुद्रों के जो लोग थे, ये पूरी तरह से शिल्प कला पे निर्भर थे। अगर हम नागेश्वर की बात करें, तो शंख की चूड़ियाँ, करछियाँ, तो यहाँ पे ये चीज़ बनाई जाती थी, और ये समुद्र तट के निकट थे, क्योंकि अगर हमें शंख की प्राप्ति होगी तो वो समुद्र तट से ही होगी। तो ये नागेश्वर की बस्तियां जो थी वो समुद्र तट के पास थी। अगर हम बालाकोट की बात करें, तो शंख निर्माण कार्य, तो स्पेशली ये शंख निर्माण कार्य यहाँ पे होता था बालाकोट में, और समुद्र तट के एकदम ये निकट की बस्तियां थी। अगर हम लोथल की बात करें, तो मनके और बंदरगाह, तो लोथल मेरे हिसाब से बंदरगाह के लिए बहुत ही फेमस था, क्योंकि प्राचीन काल में लोथल से ही व्यापार और वाणिज्य जो है वो होता था, और लोथल से देश विदेश भी व्यापार किया जाता था। तो ये एक बहुत बड़ा बंदरगाह था प्राचीन काल में। यहाँ व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र स्थापित थे। अगर हम लोथल की बात करेंगे, तो लोथल गुजरात में है, समुद्र तट के किनारे है ना? अगर हम माल प्राप्त करने संबंधी नीतियों की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें हमें देखने को मिलेगा कच्चे माल की विविधता और स्रोत। हड़प्पावासी अपनी शिल्प कला के लिए दो प्रकार के स्रोतों पर निर्भर थे: स्थानीय स्रोत, बाहरी स्रोत। स्थानीय स्रोत में हमें क्या देखने को मिलता है? जैसे मिट्टी जैसे पदार्थ बस्तियों के आसपास ही उपलब्ध थे। बाहरी स्रोत की अगर हम बात करें, तो पत्थर, कीमती और अर्धकीमती धातुएं और लकड़ी जलोढ़ मैदानों जैसे बाहर के क्षेत्रों से मंगाई जाती थी। अगर हम परिवहन के साधन की बात करें, तो माल की आवाजाही के लिए हड़प्पा वासियों ने स्थल और जल दोनों मार्गों का कुशलतापूर्वक प्रयोग किया था। तो इन्हें स्थल मार्ग का भी बहुत अच्छा नॉलेज था, और जल मार्ग का भी बहुत अच्छा नॉलेज था। अगर हम स्थल मार्ग की बात करें, तो बैलगाड़ियों का उपयोग, मिट्टी के खिलौने के रूप में इनके प्रमाण मिलते हैं। अगर हम जल मार्ग की बात करें, तो सिंधु नदी, इसकी उपनदियां और तटीय मार्गों का उपयोग भारी सामान ढोने के लिए किया जाता था। माल प्राप्त करने की रणनीतियां, अब इसमें इनकी क्या रणनीतियां रही होगी? तो हड़प्पा वासियों ने कच्चे माल की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मुख्य रूप से दो रणनीतियां अपनाई थीं। और वो दो रणनीतियां कौन कौन सी थी? तो वो दो रणनीतियां थी: विशिष्ट बस्तियों की स्थापना और अभियान भेजना। तो ये दो रणनीतियां इनके तरफ से अपनाई गई थी। अगर हम प्रत्येक को डिटेल में जानने का प्रयास करें, तो हम पहले की बात करते हैं, अगर तो विशिष्ट बस्तियों की स्थापना की बात करते हैं, तो वे उन क्षेत्रों में अपनी बस्तियां बसाते थे जहां विशिष्ट कच्चा माल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हों।
अब इससे क्या बेनिफिट हो सकता था? तो इससे उन्हें बड़ी ही आसानी से कच्चा माल जो है वो प्राप्त हो जाता था, जिससे वे अपने मनचाहा वस्तुओं को बना सकते थे, उसको बेच सकते थे और अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते थे। तो ये इनका पहला स्ट्रेटजी था, जो पहला तरीका था इनका। अगर हम इसकी स्थान की बात करें और प्राप्त होने वाले मुख्य माल की बात करें, तो अगर हम नागेश्वर और बालाकोट की बात करते हैं, तो यहाँ से इन्हें शंख प्राप्त होता था, क्योंकि नागेश्वर और बालाकोट समुद्र तट के किनारे स्थित बस्तियां थीं। अगर हम सोतुघई की बात करते हैं, जो अफगानिस्तान से रिलेटेड है, तो यहाँ हमें लाजवर्द मनी अर्थात कीमती नीला पत्थर जो है वो यहाँ से प्राप्त होता है। अगर हम लोथल की बात करते हैं, जो कि गुजरात में स्थित था, तो कार्निलियन, सेलखड़ी और धातु, ये तमाम जगहों से अलग अलग चीज़ें जो हैं उस टाइम पीरियड में प्राप्त हुआ करती थी। अगर हम दूसरे पॉइंट की ओर चलें, तो हमें अभियान भेजना, इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है? तो हड़प्पावासी दूर दराज के क्षेत्रों में अभियान भेजकर अपनी स्थानीय समुदायों से संपर्क साधते थे। खेतरी राजस्थान, तांबे के लिए यहाँ की संस्कृति को पुरातत्वविदों ने ज्ञानेश्वर जोधपुरा संस्कृति कहा है। दक्षिण भारत, सोने की प्राप्ति के लिए, अगर हम विशेष नोट की अगर हम बात करें इस विषय में, तो खेतरी अंचल में मिली तांबे की वस्तुओं ने प्रचुरता है, और वहाँ के विशिष्ट मृदभांड यह संकेत देते हैं कि यहाँ के निवासी हड़प्पा वासियों को तांबे की आपूर्ति करते थे। अगर इसको हम मैप के माध्यम से जानने का प्रयास करें, तो आप इस मैप के माध्यम से इन तमाम चीज़ों को देख सकते हैं। आपको यहाँ पे भूमध्य सागर देखने को मिल जाएगा, कैस्पियन सागर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे मेसोपोटामिया देखने को मिलेगा, उरुक देखने को मिलेगा, है ना? तो ये तमाम जो शहरें हैं वो आप लोगों को यहाँ इस मैप के माध्यम से देखने को मिल जाएगा। यहाँ आपको हड़प्पा, मेलुहा, सुतकेंडोर, लोथल, तो ये जो भाग आप देख रहे हैं, ये इंडिया का मैप है, और इसके बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो कौन कौन सा पार्ट होगा, है ना? ये आपको अरब सागर यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे लाल सागर है। तो तमाम ऐसे जो बस्तियाँ बसी हुई थी, वो इस मैप के माध्यम से आप जानने का प्रयास कर सकते हैं, समझ सकते हैं, इसको देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं।